को मस्त से भी मस्त बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पहले आपने पढ़ लिया एनिमल वर्ल्ड के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। एनिमल वर्ल्ड में कितने टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करी थी और कैसे वो कचरा निकालते हैं, डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल्स। बात हुई थी ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की लास्ट क्लास में और उसमें हमने डिस्कस किया था कि वन पेयर किडनी पाई जाती है वन पेयर किडनी और किडनी से कनेक्टेड होती है वन पेयर यूरेटर। वन पेयर यूरेटर के साथ साथ वन यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा, ये सारी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, इनके बारे में बात हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की, बात होगी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की, बात होगी नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, आखिर कैसे ये हेल्प करती हैं यूरिन फॉर्मेशन में। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझ पाएं कि यूरिन जहां बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और हमें पता है कि यूरिन फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी किडनी के अंदर पाए जाने वाले यही फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो बिना देर किए हुए, बिना रुके, बिना थमे हम शुरू करते हैं आज का एकदम झन्नाटेदार सेशन। और इस झन्नाटेदार सेशन में सबसे पहले बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट किसी भी किडनी के लिए फंक्शनल यूनिट्स कही जाती है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स। एक किडनी में ईच किडनी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, ईच किडनी विद अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है, तो दो किडनी में 2 मिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी में 2 मिलियन से नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट्स कही जाती हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, दीज नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कही जाती है? दीज आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनी जिसे कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली किडनी की हम बात कर रहे हैं, उस किडनी की फंक्शनल यूनिट है ये नेफ्रॉन। यही वो साइट है जो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन हेल्प करती है। एक सिंगल न्यूरॉन के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आप ऐसे समझोगे कि अ सिंगल नेफ्रॉन, किसी भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अ सिंगल नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, अ सिंगल नेफ्रॉन कंसिस्ट्स क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। मेनली अगर हम देखें इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या ये दो इसके मेन पार्ट्स कहे जाते हैं किसी एक सिंगल नेफ्रॉन के लिए। ईच सिंगल नेफ्रॉन कंसिस्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या है? ये जो ग्लोमेरुलस है ये होता है टफ्ट या बंडल। ये टफ्ट है, ये बंच है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी कहते हैं इसको, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड की जो कैपिलरी आपने पढ़ा था, ब्लड की जो कैपिलरी होती है, क्या कैपिलरी यहां पाई जाती है, और कैपिलरी तो आपको पता है साइट ऑफ डिफ्यूजन है। इतनी थिन होती है इसकी वॉल कि यहीं से मटेरियल्स का डिफ्यूजन होता है। आप समझोगे यूरिन फॉर्मेशन में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो यही ग्लोमेरुलर साइट पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये है कैपिलरी, और हमने पहले भी पढ़ा कैपिलरी वो साइट बनाती है जहां से मटेरियल्स फिल्टर आउट हो सकते हैं, डिफ्यूज आउट हो सकते हैं। तो ये जो कैपिलरी है, थिन वॉल्ड टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर। ये ब्लड की कैपिलरी है, ध्यान रखेंगे, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये बंच ऑफ कैपिलरी है। अभी स्ट्रक्चर भी समझेंगे। और रीनल ट्यूब्यूल की अगर मैं बात करूं, तो रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग कहां से होती है? रीनल ट्यूब्यूल जो ट्यूबुलर पार्ट है, इट स्टार्ट्स विद बर्मन्स कैप्सूल। कहां से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विद बर्मन्स कैप्सूल। इट स्टार्ट्स विद बर्मन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से शुरुआत होती है। ये कैप्सूल एक कप की तरह से स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को अपने अंदर रहने के लिए घर देता है। ग्लोमेरुलस इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में अकोमोडेटेड रहता है। तो विद बर्मन्स कैप्सूल ये स्टार्ट होता है। एंड आल्सो इट इंक्लूड्स पीसीटी, इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये। तो पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल अगर हम कहें तो स्टार्ट होता है ये बर्मन कैप्सूल से, फिर आता है पीसीटी, फिर आता है हेनलेज लूप। क्या कहते हैं? हेनलेज लूप, जिसे लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। हेनलेज लूप, तो हेनले ने इसे डिस्कवर किया था। कोई हेनले टाइप की लूप नहीं है ये कि कोई हेन मुर्गी के जैसी संरचना, ना भाई ना, एकदम नहीं। यहाँ मुर्गी नहीं है, यहाँ मुर्गा कुकड़ू नहीं है, ये हेनलीज, हेनले नाम है साइंटिस्ट का, उनके नाम पे इसे लूप का नाम रखा गया है, हेनलेज लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, जो कि हेयर पिन लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, हेयर पिन की तरह दिखाई देता है, इसे हेयर पिन लाइक लूप कहते हैं। ये कहा जाता है हेनलेज लूप। और लास्ट में आता है, लास्ट आता है, वो आता है आपका डीसीटी, जिसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज हमने शुरू करी कि किसी भी नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आप इसे डिवाइड कर दोगे ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल में। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल ये दो मेन पार्ट होते हैं किसी भी नेफ्रॉन के। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ग्लोमेरुलस, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट इट्स ट्यूब्यूलर पार्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड कैपिलरी का बंडल है, प्लस जो ट्यूब्यूल है ये नेफ्रॉन में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कप से शुरू होता है, जो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे बर्मन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद जो ट्यूब बनती है वो होती है प्रोक्सिमल मतलब जो पहले आती है। फिर आता है एक हेयर पिन जैसा लूप, एक बेंड आता है जो हेयर पिन की तरह बेंड होता है, हेयर पिन की तरह ये बेंड होता है। तो इस हेयर पिन बेंड को हम कहते हैं, इस हेयर पिन बेंड को कहते हैं हम हेनलेज लूप। और फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये सब मिला करके बनाते हैं एक सिंगल नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स। और इसी में ग्लोमेरुलस और बर्मन कैप्सूल के लिए एनसीईआरटी ने भी लिखा है मस्त सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टर्म है जिसे कहते हैं मैलपीजियन बॉडी, मैलपीजियन कार्पसल। क्या नाम होता है? मैलपीजियन, या इसी को कहते हैं रीनल कार्पसल। क्या कहते हैं? रीनल कार्पस्कल। तो कह रहे हैं ये जो मैलपीजियन या रीनल कार्पसल है, ये रीनल कार्पसल क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये क्या होता है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब बर्मन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो इन दोनों को कलेक्टिवली, जो बर्मन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है, द ग्लोमेरुलस और बर्मन कैप्सूल, ये जो बर्मन्स कैप्सूल है, इस बर्मन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलस के साथ अगर मिला दें तो इसी को हम कहते हैं बोथ टुगेदर नोन एज, इन्हीं को कहते हैं हम रीनल कार्पसल। क्या कहते हैं? रीनल कार्पसल कहते हैं।
तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज मैलपीजियन कार्पसल या रीनल कार्पसल, आप बताओगे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल ये कप और ये ग्लोमेरुलस जिस जगह ऐसे मिलकर के एक दूसरे से जुड़ करके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम है रीनल कार्पसल। ये वो साइट है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, नेफ्रॉन का वो पार्ट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, ये वही है रीनल कार्पसल। तो किसी भी नेफ्रॉन के ये मेजर स्ट्रक्चर्स हैं आपके स्क्रीन पर। अब आप बात करने वाले हो इन्हीं स्ट्रक्चर को थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, डायग्राम से देखेंगे किसी नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पहले याद करें, पहले कहां से शुरू करेंगे, पहले शुरू कहां से करेंगे, देखो याद करो, ये रही आपकी किडनी, ये है किडनी बहन जी, ये है किडनी, और इस किडनी में आती है ब्लड सप्लाई, किडनी के अंदर आती है ब्लड सप्लाई, और इस ब्लड सप्लाई का नाम है, इस ब्लड सप्लाई का नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है इसका, रीनल आर्टरी है। और दूसरा देखें, और दूसरा देखेंगे, दूसरी वेसल यहां से निकलती हुई बाहर जाएगी, जो दूसरी ब्लड वेसल यहां से बाहर निकलती हुई जाएगी वो होगी रीनल वेन की। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि यहां पे दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं, यहां पे दो तरह की ब्लड वेसल हैं। एक ब्लड वेसल है जो रिटर्न ले जा रही है फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड का रिटर्न ले जा रही है, रिटर्निंग ब्लड इसमें जा रहा है। फिल्टर्ड ब्लड जिसमें जा रहा है, फिल्टर्ड ब्लड जब जा रहा है जब वापस जा रहा है, ये देखो ये फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड रिटर्न किया जा रहा है हार्ट की तरफ। तो जिस ब्लड वेसल से ये रिटर्न हो रहा है वो यहां से फिल्टर्ड ब्लड को कैरी आउट कर रही है। देखें और समझें, इस एरो इन तीरों को समझें। आप बड़े तीरंदाज हो तो समझो जरा। कह रहे ये ब्लड आया है, फिल्ट्रेशन वाला ब्लड है जो हार्ट ने पंप किया था। कह रहे ये फिल्ट्रेशन वाला ब्लड है, ये जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए आया है, और इसी ब्लड का ये पार्ट आप देखो, ये फिल्ट्रेशन के लिए आया है। तो जो फिल्ट्रेशन वाला ब्लड है ये है आर्टरी की ब्रांच। कौन सी ब्रांच है ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अंदर जो ब्रांच आई है किडनी के अंदर, ये हमारी प्यारी किडनी, ये हमारा इंफीरियर वेना कवा, लेकिन इससे जो कनेक्टेड ब्लड वेसल है इसे मैं कह रहा हूं रीनल वेन। क्या कह रहा हूं, रीनल वेन। ये ब्लड को वापस ले जाएगी, और ये जो आप देख रहे हो पिंकू, ये जो पिंकू सी दिखाई दे रही है, इस पिंकू का नाम होगा रीनल आर्टरी। क्या नाम है, रीनल आर्टरी। अब देखें सभी लोग ध्यान से, देखेंगे सभी लोग ध्यान से, बहुत प्यार से समझेंगे। कह रहे हैं ये जो रीनल आर्टरी है, इस रीनल आर्टरी का ब्लड जब किडनी में आता है तो अंदर आकर के किडनी के अंदर ये कई सारी छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। यानी अब ये जब छोटी कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो इसी में से एक ब्रांच ऐसी भी होती है जो नेफ्रॉन की तरफ, ये कह रहे हैं सारी की सारी इंडिविजुअल नेफ्रॉन की तरफ ही जा रही हैं, ये सारी की सारी अलग अलग नेफ्रॉन की तरफ ही जा रही हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं कि ये है रीनल आर्टरी, ये है कुछ ज्यादा ही रीनल आर्टरी हो गई, ये तो काफी मोटी रीनल आर्टरी हो गई। ये देखें, ये लिखा रीनल आर्टरी, और इस रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड आया है वो इधर से होता हुआ कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जो नेफ्रॉन के अंदर जा रही है। तो कह रहे हैं उसमें से जब नेफ्रॉन के पास पहुंचते हैं, अब देखें कह रहे हैं ये हम पहुंचे, अब हम पहुंचने वाले हैं किसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। कहां पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं किसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। ये मैं बनाऊंगा एक कप जैसा स्ट्रक्चर, ये बनाया मैंने एक कप जैसा स्ट्रक्चर। कह रहे ये ब्लड आएगा फिल्ट्रेशन के लिए, तो कह रहे ये बनाने लगा मैं नेफ्रॉन का एक कप, और इसी कप से कनेक्टेड है ये ट्यूब्यूलर पार्ट का, ये देखेंगे यहीं इसी कप से मैं जोड़ूंगा कई सारे और पार्ट्स जो नेफ्रॉन के होते हैं। ये देखें, ये मैं जोड़ता जाऊंगा। ये पूरी सफेदी जो आप देख रहे हो, सफेदी की चमकार जो देख रहे हो, ये जो सफेदी की चमकार है ये आपको रूबरू कराएगी नेफ्रॉन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये। और ये देखें आप पूरा संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण चित्र पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो नेफ्रॉन का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो इनके किडनी के भी किडनी का हो, यार किडनी का, नेफ्रॉन का, ब्लड वेसल का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सबका बदला लेगा अपन सबका बदला लेगा रे। तो देखें जरा, यार किसी एक नेफ्रॉन का एक सिंपल संरचना देख रहे हो आप, और इस सिंपल सी संरचना में मैंने क्या कहा, कह रहे ये रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया, ये देखें, ये जिस ब्लड वेसल से यहां पे देखें, कह रहे ये रीनल आर्टरी का ब्लड आ रहा था, और ये यहां से एंटर करता है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के बमन कैप्सूल के पास जा रहा है। ये देखें, ये बमन कैप्सूल के पास आपको टफ्ट मिल जाएगी, कैपिलरी का बंडल मिल जाएगा, ये कैपिलरी का एक गुच्छा मिल जाएगा, ब्लड वेसल का एक गुच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, बंडल सा दिखाई दे रहा होगा। ये जो बंडल दिखाई दे रहा है यही है वो ग्लोमेरुलस, ये वो ब्रांच है जो नेफ्रॉन की आई हुई है, ये ब्लड वेसल की ब्रांच है जो नेफ्रॉन की तरफ आई हुई है। ये देखिए ब्लड वेसल है, ये ब्लड की वेसल है, और ये ब्लड की वेसल यहां से ब्लड ले करके, जो ब्लड आया था हार्ट से चला था, उस ब्लड को फिल्ट्रेशन के उद्देश्य से यहां पे इसने पहुंचाया है। ये देखें, ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर कर रहा है, और फिर यही ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो बचा खुचा होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कह ये जो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें मैं एक एक नाम आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान देंगे, तवज्जो फरमाएंगे। ये देखें, मैंने लिखा कि ये जो है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, इसे मैं कहता हूं ग्लोमेरुलस, जो ब्लड वेसल का बना हुआ है। ये ब्लड कैपिलरी होती है, ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरी, और उसमें जो एंट्री पॉइंट है आप देखोगे, ये जो एंट्री करने वाली ब्लड वेसल है, इसका नाम होता है, इसे कहता हूं मैं एफरेंट आर्टेरियोल। इसका नाम है एफरेंट का मतलब समझते हो, ए का मतलब है आना, ए का मतलब आने वाली ब्रांच, ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट। ये देखें वहीं उसके पैरेलल में ये जो दिखाई दे रही है इसे कहते हैं ईफरेंट। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ईफरेंट। ई फॉर एग्जिट याद रखेंगे, ई का मतलब याद रखेंगे नेफ्रॉन के पास फिल्ट्रेशन के बाद जो एग्जिट है वो ईफरेंट से है, यहां से जो एग्जिट कर रहा है ग्लोमेरुलस से बाहर ले जा रहा है वो एग्जिट वाला ई फॉर एग्जिट, और ए फॉर आने वाली एफरेंट।
एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल, और इसका नाम है ईफरेंट आर्टीरियोल। ई फॉर एग्जिट, फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलस से बाहर जो ले जा रहा है ब्लड को उसे कह रहे हैं ईफरेंट आर्टीरियोल, और ये है ग्लोमेरुलस टफ कैपिलरी, ये कैपिलरी है। और अब देखिए बमन कैप्सूल, ये जो कप जैसा आप देख रहे हो, ये जो कप देख रहे हो इसे कहते हैं बमन्स कैप्सूल, क्या कहते हैं इसको, ये बमन ईरानी इसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, क्या कहते हैं, बमन्स कैप्सूल कहते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लोमेरुलस को बमन कैप्सूल से अगर मिला दें तो इन दोनों को हम कहते हैं मैलपिगियन कार्पसल, क्या कहते हैं, मैलपिगियन, या इसी को कहते हैं रीनल, मैलपिगियन का ही दूसरा नाम है रीनल कार्पसल कहते हैं। तो ये कार्पसल ग्लोमेरुलस प्लस बमन कैप्सूल, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर आपने यहां देखा, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहां, ये जो कप देख पा रहे हो, इस कप को हम कहते हैं, इस कप को हम कहते हैं बमन कैप्सूल, क्या कहते हैं, बमन कैप्सूल। ये कप जो है, ये जो कप है, इस कप को हम कहते हैं बमन कैप्सूल, जिसने अपने घर में रहने को दिया है, जिसने अपने घर में अकोमोडेट करा है ग्लोमेरुलस को अपने घर में रहने की इजाजत दी है, ग्लोमेरुलस को अपने घर में रहने की इजाजत दी है, पनाह दी है, ये इसने ग्लोमेरुलस को पनाह दी है। तो ये पनाह देने वाला है ग्लोमेरुलस, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। और अब शुरुआत होती है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की। तो ये तो हो गया बमन कैप्सूल, ये हो गया बमन कैप्सूल, ये जो भाई साहब थे ये हो गए ग्लोमेरुलस, ये हो गया बमन कैप्सूल। और अब जो भाई साहब आएंगे इसका नाम होगा पीसीटी, क्या नाम होगा, इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे कहते हैं पीसीएंडी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप कहोगे सर प्रॉक्सिमल तो समझ आ रहा है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला, लेकिन कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, कन्वोल्यूजन है ये, कन्वोल्यूजन मतलब देखो फोल्डेड है, ये कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ये फोल्डेड होती है, कैसी होती है, फोल्डेड होती है। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं कन्वोल्यूटेड। तो कह रहे बमन कैप्सूल के साथ जो तुरंत लगा हुआ हिस्सा है, बमन कैप्सूल से जो तुरंत लगा हुआ हिस्सा है वो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जब नीचे आते हैं तो यहाँ देखो ये हेयर पिन बेंड, कभी हिली एरिया में जाओ, हिली एरिया में हिल्स पे जाओ तो वहाँ पहाड़ी पे ऐसे ऐसे टर्न होते हैं, ऐसे 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 सर्पिलाकार स्पाइरल शेप के कर्व्स होते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी बेंड दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी हिली एरिया का ये बेंड दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं, इस हेयर पिन बेंड का नाम है हेनलेज लूप, क्या नाम है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये देखो ये दोनों के दोनों, ये पूरा यू जो दिखाई दे रहा है ये इसको कहते हैं हेनलेज लूप, क्या कहते हैं, इसे हेनलेज लूप कहते हैं या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। बस फर्क ये है ये नीचे जाता हुआ, कह रहे जो फ्लूइड यहाँ आएगा, जो फ्लूइड यहां आएगा, जो कंटेंट यहां आएगा, जो फिल्टर्ड कंटेंट यहां पे आता है पीसीटी से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। इसलिए इस नीचे जाने वाली ट्यूब को अब देखो यहां नीचे जा रहा है और इधर से जब देखोगे तो ये इस ट्यूब में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे जाने वाली ट्यूब को हम कहते हैं डिसेंडिंग, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली कहा जाता है। और इसे कहते हैं एसेंडिंग लिम्ब, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसेंडिंग पार्ट या एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, क्या कहते हैं, हेनलीज लूप है ये। तो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप ये हो गया एसेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग, ये दोनों हेनलेज लूप है जो हेयर पिन बेंड बनाते हैं, याद रखेंगे इस बेंड को हम हेयर पिन बेंड कहते हैं, हेयर पिन बेंड कहते हैं इस यू शेप बैंड को। अब देखें, अब आगे जब जाते हैं यहाँ पे ये ऐसे जब फ्लूइड इधर से होता हुआ कह रहे हैं, अब एक और फोल्डेड ट्यूब सी दिखाई दे रही है, जैसे ये कन्वोल्यूटेड था वैसे यहाँ पे भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो रीनल ट्यूब्यूल का ये पार्ट जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ये पार्ट यहाँ पे आकर के इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी पार्ट है, नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट है। इसके बाद कई सारे नेफ्रॉन्स, ये देखो इसके बाद कई सारे नेफ्रॉन्स, ये देखो ये डक्ट और जो नेफ्रॉन हम पढ़ रहे हैं उसकी डक्ट, कई सारे नेफ्रॉन की डक्ट आकर के एक कॉमन डक्ट बना रही है, एक डक्ट से कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेट ट्यूब से कनेक्ट हो रही है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब कहते हैं या स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहते हैं, जो सीधी स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई दे रही है, इसमें कई सारे नेफ्रॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं और जहां पे ये फाइनली एक साथ होते हैं इसे कहते हैं डक्ट ऑफ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं, क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं, जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है इसे आप कह सकते हो कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है ये। तो कई सारी कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में जुड़ जाती हैं, मेनी कलेक्टिंग डक्ट कह रहे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जब इस स्ट्रेट ट्यूब से जुड़ जाती है तो इस कलेक्टिंग डक्ट को, इस डक्ट ऑफ बेलेनी को हम कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। एक एक बात यहाँ पे, एक एक बात आपको समझते हुए चलना है, एक एक चीज समझते हुए चलना है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट का ये नेम विद डायग्राम आप देख सकते हो। एफरेंट आर्टरियोल से एंट्री हुई, ईफरेंट आर्टरियोल बाहर गया, बीच में ग्लोमेरुलस है और बमन कैप्सूल है। तो बमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर के हमने नाम दिया, बमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर के हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, हमने जो नाम दिया है वो नाम है आपके स्क्रीन पर, जिसका नाम है मालपीगियन कार्पसल या रीनल ट्यूब्यूल। क्या नाम है, मालपीगियन कार्पसल या रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, रीनल कार्पसल, मालपीजियन कार्पसल या रीनल कार्पसल। ये क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस विद बमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस विद बमन कैप्सूल मिला करके इन दोनों को मिला करके हमने नाम दिया है, इन दोनों को मिला करके हमने नाम दिया है, दोनों को मिला करके नाम पड़ेगा बमन कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस, मालपीगियन या रीनल कार्पसल। इसके अलावा आपके पास है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद आता है हेनलेज लूप, कौन आता है, इसके बाद आता है आपका हेनलेज लूप, हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले, फिर आती है डीसीटी,
तो ये हो गए मेजर पार्ट्स ऑफ वन सिंगल नेफ्रॉन। और जब कई सारे नेफ्रॉन की डक्ट एक साथ कलेक्ट हो जाती है तो वो बनती है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। तो नेफ्रॉन के ये तो हो गए पार्ट्स। अब जरा थोड़ा और डिटेल में अगर चलें, थोड़ा और डिटेल में चलें, उनकी एपिथेलिया, उनकी सेल्स, उनके अंदर लाइनिंग जो होती है उसकी खास बात जरा देखेंगे। यानी ये तो हो गए नेफ्रॉन के पार्ट्स। एक एक पार्ट को अगर थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलेंगे, एक एक पार्ट को थोड़ा और समझ के देखेंगे, थोड़ा और बढ़ा के समझेंगे। कह रहे हैं अगर हम ग्लोमेरुलस और बमन कैप्सूल को एक साथ समझें तो जिसे हम कहते हैं रीनल कार्पसल, जिसको मैंने रीनल या मैलपीगियन कार्पसल कहा है, जरा इसको समझते हैं। ये जो मैलपीगियन कार्पसल कहा है, इस पार्ट को अगर समझें तो जरा देखें, जरा समझें, जरा देखें, जरा समझें। कह रहे हैं इस पार्ट में ये है बमन कैप्सूल, ये है कप लाइक बमन कैप्सूल। अरे कप नहीं बनाने आता इस मास्टर को, कप बनाने नहीं आता तो मतलब क्या ही बनाने आएगा इसको। अगर कप बनाने नहीं आता इस आदमी को और क्या क्या ये कैसे कैसे बना पाएगा। ये भगवान ही मालिक हैं, भगवान ही मालिक हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि भगवान ही मालिक है सबके। सबका मालिक कौन? सबका मालिक एक, वही परमपिता परमेश्वर, वही परमपिता परमेश्वर। तो ये देखें सुपर नेचुरल पावर, ये है ग्लोमेरुलस के साथ पाई जाने वाली बमन कैप्सूल। ये देखें, ये जा रही है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये है ईफरेंट आर्टेरियोल। बार बार एक चीज यहां देखने को मिलेगी आपको, हर डायग्राम में एक चीज देखने को मिलेगी। ये तो ईफरेंट आर्टेरियोल का ये जो पाइप है ये थोड़ा पतला दिखेगा, और एफरेंट आर्टेरियोल का पाइप आपको बार बार जितनी बार भी देखोगे वहां पे ये वाइड सा दिखेगा। ये चौड़ी होती है, याद रखेंगे। एफरेंट आर्टेरियोल चौड़ी होती है, ईफरेंट आर्टेरियोल पतली होती है, पतली बाई होती है। कैसी होती है? ये पतली बाई होती है। और बाकी ये रहा आपके पास आपका प्यारा बंच ऑफ कैपिलरी, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और देखें इतना ही नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक और बात देखें, एंट्री और एग्जिट। ये है एफरेंट की वॉल आपको दिखाई देगी, ये वाइड ल्यूमेन वाली थिक वॉल्ड होती है। एफरेंट आर्टेरियोल है ये, और ये इसकी ल्यूमेन वाइड ल्यूमेन होती है, चौड़ी होती है, वाइड ल्यूमेन एंड थिक वॉल्ड होती है। वाइड ल्यूमेन होती है और थिक वॉल्ड होती है ये एफरेंट आर्टेरियोल। और ईफरेंट आर्टेरियोल जो आप देख पा रहे हो, ये ईफरेंट जो होती है, ईफरेंट आर्टेरियोल जो होती है, इसकी वॉल, इसकी ल्यूमेन नैरो होती है, नैरो ल्यूमेन होती है। कैसी होती है? नैरो ल्यूमेन होती है। इसकी ट्यूब नैरो होती है एज कंपेयर टू एफरेंट। और थिन वॉल्ड भी होती है। कैसी होती है? ये थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है, नैरो ल्यूमेन होती है। इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, ध्यान रखेंगे एफरेंट का। और ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है। और याद रखेंगे जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, मैंने बताया था कैपिलरी की वॉल बहुत थिन होती है, अल्ट्रा थिन होती है। इसमें केवल स्क्वामस एपिथेलिया, एंडोथेलिया पाई जाती है, फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, इसमें फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है कंसिस्ट्स फिल्ट्रेशन स्लिट्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स, बहुत ही माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, फेनेस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन पोर्स या फेनेस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्ट माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, इसमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं फेनेस्ट्रा। और इनकी जो वॉल होती है, ग्लोमेरुलस की वॉल में पाया जाता है एंडोथीलिया। की वॉल को कहते हैं एंडोथीलिया। क्या कहते हैं बेटा? एंडोथीलिया कहते हैं। याद है ये सब, ये हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, ये बात हमने पढ़ी थी। एंडोथीलिया जो होती है ये बनी होती है फ्लैट सेल से, ये बनी होती है सिंपल स्क्वामस सेल से। कैसी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। सिंपल स्क्वामस मतलब यहाँ फ्लैट सेल्स थिन लेयर्ड होती है, एंडोथीलिया की बनी होती है जो कि फ्लैट सेल्ड होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया की बनी होती है, इसे एंडोथीलिया कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस, एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल की कहानी हो गई। जो ब्लड वेसल, ये सारी की सारी ब्लड वेसल, मतलब इसमें भी ब्लड है, इसमें भी ब्लड है, इसमें ब्लड, इन तीनों में ब्लड फ्लो कर रहा है। अब करें ये ब्लड को फिल्टर करने वाली जो जगह है, जिसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसे बमन कैप्सूल कहते हैं। ये जो बमन कैप्सूल भाई साहब है, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो कप दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं बमन्स कैप्सूल। बमन्स कैप्सूल है ये। और बमन का जो कैप्सूल होता है भाई साहब, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बमन कैप्सूल कहते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें दो वॉल, डबल वॉल्ड, ऐसे समझ लें जैसे कोई बलून फुलाया है आपने, ऐसे समझ लें जैसे एक बलून फुलाया हो। जैसे मान लो कि ये है बलून और इस बलून को आपने ऐसे फुला दिया, इस बलून को आपने फुला दिया, ऐसा फूला हुआ है। और अब इस फूले बलून को यहां से बांध दिया, और अब आपने इसको इसके अंदर अपना मुट्ठी, अपनी ये जो मुट्ठी है, इस मुट्ठी को अंदर पेनिट्रेट करोगे। अब कह रहे इसके अंदर जब मुट्ठी पेनिट्रेट करोगे तो बलून कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ऐसे मुट्ठी पेनिट्रेट करोगे तो बलून कुछ ऐसा गड्ढा सा हो जाएगा, और इसी गड्ढे में आपको दो लेयर दिखाई देंगे, आपको ऐसे दो लेयर दिखाई देंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारा ये बमनवा। ये बमनवा ऐसा ही होता है। इस बमनवा में ऐसे देखो, ऐसे हाथ मुट्ठी अंदर इस बलून में डाली, मुट्ठी इस बलून के अंदर ऐसे डाली, ये देखें, ये मुट्ठी हमने इस बलून के अंदर जब डाला तो इस बलून के वॉल डबल वॉल्ड, हमको ये दो वॉल समझ में आएगी, आपको तभी ये दो वॉल समझ आ जाएगी कि कैसे ये डबल वॉल्ड होती है। ये फुलाया बलून और इस बलून में पेनिट्रेट करी अपनी मुट्ठी, तो इसमें से दो वॉल आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो अंदर वाली वॉल है, इस वॉल को इनर लेयर कहेंगे, और जो बाहर वाली दिखाई दे रही है आउटर लेयर कहेंगे। तो बमन कप कैप्सूल में भी ऐसे ही दो लेयर है, इसे कहते हैं आउटर पैराइटल लेयर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउटर पैराइटल वॉल, पैराइटल लेयर कहते हैं। ये बाहर वाली पैराइटल है, और अंदर वाली जो दिखाई दे रही है, इनर वॉल जो दिखाई दे रही है, इनर वाली को विसरल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल लेयर कहते हैं। आउटर पैराइटल और इनर विसरल लेयर, दो लेयर से बना हुआ है, दो लेयर से बना है। आप देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसे आप देख समझ सकते हैं। इसको आप देखने और समझने की कोशिश करें। यहाँ देखें,
यहां देखें ये जो बना है ये जो है इनर विसरल, ये कौन सा है, ये है इनर विसरल लेयर, ये है इनर विसरल लेयर जिसके साथ ग्लोमेरुलस डायरेक्ट टच में है, वो विसरल लेयर है। ग्लोमेरुलस जिसके साथ डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट टच में ग्लोमेरुलस जिसके साथ है वो है विसरल लेयर। मतलब अगर मैं लेवलिंग से दिखाऊं तो जे है विसरल लेयर। कौन सी लेयर, विसरल लेयर। और ये बमन कैप्सूल की बाहर वाली जो लेयर देख रहे हो इसका नाम है पैराइटल लेयर। कौन सी लेयर, पैराइटल वॉल। तो विसरल और पैराइटल लेयर ये दो लेयर्स होती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विसरल लेयर से रिलेटेड एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। विसरल लेयर की जो लाइनिंग होती है इसमें पाई जाती हैं ऐसी सेल्स विद फीट लाइक प्रोसेसेस। क्या कहते हैं, सेल्स विद फीट लाइक प्रोसेसेस। ऐसी सेल होती हैं जिनमें फीट लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। और ये सेल जिनमें फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं इनको कहते हैं कॉल्ड पोडो मतलब होता है फीट, पोडोस का मतलब फीट, साइट्स का मतलब सेल, पोडोसाइट्स मतलब ऐसी सेल्स जिसमें फीट जैसे प्रोसेस होते हैं। मतलब अगर इनमें एक सेल को अगर आप देख लोगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सेल का ये देखो, एक सिंगल सेल कुछ ऐसे दिखती है, ये देखो ये रही सिंगल सेल का सेल बॉडी न्यूक्लियस। लेकिन प्रोसेसेस जिसमें पैरों की तरह कह रहे हैं फीट लाइक प्रोसेसेस जो पाए जाते हैं, फीट लाइक प्रोसेसेस अगर आप देखोगे ये देखो ये कुछ इस टाइप से इसमें प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ये इनके इलोंगेटेड प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से ये फिल्ट्रेशन में जबरदस्त रोल प्ले करती हैं। ये कुछ ऐसे अरेंज्ड होती हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो टफ कैपिलरी, मान लो ये मेरी एक फीट लाइक प्रोसेस वाली सेल है, या इस ग्लोमेरुलस में ये सेल अपने पैरों को, अपने पंजों को ऐसे फैलाई होती है कि पूरे वॉल पे अच्छे तरीके से शिकंजा कस लेती है। एक ऐसा शिकंजा कसती है, ये चारों तरफ से इस ग्लोमेरुलस को ऐसे घेरती है ताकि कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। मैक्सिमम पार्ट जो ग्लोमेरुलस का उसके साथ कांटेक्ट में रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल का फिल्ट्रेशन यहां से हो सके, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन हो सके, इसको एंश्योर करने के लिए। यानी ये जो सेल्स होती हैं पोडोसाइट्स, ये होती हैं पोडोसाइट, एक सिंगल सेल जिसका फीट लाइक प्रोसेस आप देख पा रहे हो। ये पूरे ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखती है। तो बमन कैप्सूल की दो लेयर विसरल और पैराइटल, अंदर वाली विसरल, बाहर वाली पैराइटल वॉल भी फ्लैट सेल की ही बनी होती है। आप चाहो तो इसको भी मेंशन कर लो कि जो पैराइटल लेयर होती है इसमें भी फ्लैट सेल्स पाई जाती है। ये भी स्क्वामस सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। रीनल कार्पेसल में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, ग्लोमेरुलस जिसे कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, प्लस इसमें पाया जाता है आपका प्यारा बमन्स कैप्सूल। तो बमन्स कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस, ये रहा उसका स्ट्रक्चर जहां पे जिस टाइप की सेल पाई जाती है वो इसमें अरेंजमेंट आपको दिखाई है कि कैसे इस बलून में जब फिंगर पेनिट्रेट अपना मुट्ठी को पेनिट्रेट करोगे तो ये डबल वॉल्ड हो जाएगा। और उसी डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर का नाम है ग्लोमेरुलस। और वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, पीसीटी, यहीं से शुरू हो गया। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगला हिस्सा जो होता है वो होता है पीसीटी, फिर आएगा लूप ऑफ एले, फिर आएगा डीसीटी। मतलब यही सारे पार्ट्स आपको नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर में दिखाई दे जाएंगे। ये रही इनर विसरल लेयर और ये रही आउटर पैराइटल लेयर। अगर पूछेगा पोडोसाइट कहां पाई जाती है, वो सेल जिसमें फीट जैसे प्रोसेसेस होते हैं वो कहां पाई जाती हैं, तो आप बताओगे ये जो फीट लाइक प्रोसेसेस वाली सेल हैं वो पाई जाती हैं आपके इनर लेयर में। ये है फीट वाली सेल, ऐसी सेल जिसके पास पैरों की जैसी प्रोसेसेस पाई जाती है, ये पोडोसाइट्स कही जाती है। क्या कही जाती है, ये चिड़िया जो बनाई है मैंने, ये चिड़िया ये जो बनाई है मैंने, ये बस समझने के लिए है। ये वो सेल हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं, जो इनर विसरल लेयर ऑफ बमन्स कैप्सूल में पाई जाती है। ठीक है जी, समझ आई भाई, ये समझ आई भाई, ये सबको समझ आई, इसी को समझना था। पीसीटी शुरू करेंगे अब पीसीटी शुरू करेंगे। पीसीटी तो अगला है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। और पीसीटी जो पार्ट होता है बमन कैप्सूल के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ये ट्यूबुलर पार्ट में। पीसीटी की लाइनिंग जो होती है लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। यहां पे क्यूब जैसी दिखने वाली सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती है विद ब्रश बॉर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट डालें, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स पाई जाती हैं। यहां ब्रश बॉर्डर का क्या मतलब है, विद ब्रश बॉर्डर। तो देखिए सबसे पहली चीज कि यहां की सेल जो होती है वो क्यूब लाइक होती है। मतलब अगर आप देखोगे क्यूब कैसा होता है तो क्यूब तो आपको पता ही है, क्यूब बस खाली आपको सिंबॉलिक समझना है, ये होता है क्यूब। मतलब एक ऐसी सेल जिसकी अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, एक ऐसी सेल जिसकी अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है जो क्यूब जैसी होती है। आप देखो इस क्यूब के जैसे जैसे फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, वैसे ही इस सेल के अपने फेसेस होते हैं। ये हो गई एक सिंगल क्यूब। ऐसी ही कई सारी सेल्स का ग्रुप यहाँ पे होता है, इन सेल्स को हम कहते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। ये देखें, ये आपको दिखेंगी कुछ इस टाइप से क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं। कुछ इस टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स। ये देखें ऐसी करके ये होती है क्यूबॉइडल। अब कह रहे हैं इन सेल्स में ब्रश बॉर्डर का क्या मतलब है, ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, तो आप देखें इन सेल की जो फ्री सरफेस है यहाँ पे आपको फिंगर लाइक फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोविलाई कही जाती है। एक सिंगल सेल निकालोगे, अगर एक सिंगल सेल अगर आप देखोगे, ये अगर रही सिंगल सेल, तो इस सिंगल सेल के फ्री सरफेस पे आपको कुछ इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोसेस दिखाई देंगे। इन्हीं को कहते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस, इन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई। इनका नाम है, इन्हें कहते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस, फिंगर लाइक प्रोसेसेस कहते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस का मतलब क्या हो गया, इन्हें कहते हैं कॉल्ड माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई कहते हैं। और माइक्रोविलाई कह रहे हैं ये क्या करती है, दीज माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करती है ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ा के क्या करना, क्या फायदा है, तो कह रहे हैं नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट आता है, नेफ्रॉन में, ये तो हो गया आपको क्यूब दिखाने के लिए, ये हो गई क्यूब की कहानी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कह रहे हैं नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट आता है उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी पार्ट में होता है। पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन में, पिछले पेज पे जाते हैं, कह रहे जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है फिल्टर होकर के, उस फिल्ट्रेट में जो एसेंशियल कंटेंट है उनका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहां होता है, वो इसी पीसीटी में होता है। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ की जो सेल्स होती है, वो क्यूब जैसी होती हैं, इनके अंदर सेल्स क्यूब जैसी होंगी, लेकिन इनके सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस माइक्रोविलाई होती है, जो क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया
इसीलिए यहां पे इंक्रीज होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, पूरे कंटेंट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसी एरिया में होता है, इसी पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ की सेल ऐसी डिजाइन की गई है कि इनमें ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाई जाती है। और जहां जहां माइक्रोविलाई होती है ये वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक विलाई होती है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फोल्ड्स होते हैं जो फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, जिनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कंटेंट को ये वहीं पर रीअब्सॉर्ब कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसीटी की सेल ऐसी होती है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसके बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनले, जिसे हम हेनलेज लूप कहते हैं। ये मैंने लिखा पीसीटी, इसके बाद मैं लिख रहा हूं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप जो होती है इनमें मेनली फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, कुछ क्यूबॉइडल और फ्लैट सेल मेनली। तो अब ये यू शेप मैंने बताया हेयर पिन लाइक लूप होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये हेयर पिन लाइक होता है, हेयर पिन लाइक लूप होता है जिसे कहते हैं हेनलेज लूप, जो हेयर पिन जैसा बेंड बनाता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट। अभी डायग्राम में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि हेनलेज लूप जो होती है उसमें यू शेप, ये जो हेयर पिन बेंड, आप यू शेप मतलब एनसीईआरटी में हेयर पिन लिखा था, उसको हेयर पिन लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, हेयर पिन याद रखेंगे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट होता है, या डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, पहले डिसेंडिंग आएगा फिर असेंडिंग आएगा। तो इसमें से मोस्टली फ्लैट सेल्स होती हैं, मोस्टली फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, या फिर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? या फिर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैसी सेल होती है, आप बताओगे फ्लैट भी होती है या क्यूबॉइडल सेल होती है, मतलब नेफ्रॉन के मोस्ट पार्ट में क्यूबॉइडल सेल ही मिलेगी। बट ये ब्रश बॉर्डर्ड सेल आपको कहां मिलेगी? ये पीसीटी में मिलेगी। जो ब्रश बॉर्डर्ड, जो फिंगर लाइक विलाई जो प्रेजेंट होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? पीसीटी में होती है। इन सारी जगहों पर माइक्रो विलाई नहीं प्रेजेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना है। जो बताया जा रहा है एक बात इंपॉर्टेंट इसके लिए है, बिल्कुल भी फोकस करके ही समझेंगे। अगला आता है डीसीटी, जो कि हम लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कहेंगे। नॉर्मली किसी नेफ्रॉन का ये तीसरा पार्ट जो होता है ट्यूबुलर पार्ट में, रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी है। और डीसीटी जो होता है यहाँ पे भी कैसी सेल होती है? यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं विद नो ब्रश, ब्रश बॉर्डर सेल यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, नो माइक्रोविलाई, ऐसे लिख सकते हो, नो माइक्रोविलाई, क्यूबॉइडल सेल विदाउट माइक्रोविलाई। यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल विद माइक्रोविलाई, यहाँ विदाउट माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो कुल मिलाकर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने पहले ड्रॉ किया। मैंने आपको क्या किया? मैंने पहले नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, फिर क्या किया? मैंने बताया आपको कि कैसे ब्लड यहाँ से आया और फिर फिल्टर होकर के ये ब्लड एग्जिट वाला इफरेंट आर्टरियोल ले जा रहा है, और फिर ये कहानी यहाँ से इसके चारों तरफ से किस तरीके से ट्यूब्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो इन डायग्राम से पता चला। फिर हमने वन बाय वन एक एक पार्ट में किस तरह की सेल्स पाई जाती है वो डिस्कस किया, क्योंकि फंक्शन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से पार्ट में किस टाइप की सेल्स होती है। और फिर आए हम कंप्लीट कर लिए स्ट्रक्चरल पार्ट को, और अब कहते हैं एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, ये चीज आप देख रहे हो, ब्लड वेसल का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो। यहाँ जो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में ब्लड वेसल को, आपने देखा कि यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल की एंट्री हुई, फिर यहाँ ग्लोमेरुलस का टफ्ट बना, और फिर यहाँ से एग्जिट में इफरेंट आर्टरियोल जा रहा है। उसके बाद ये इफरेंट आर्टरियोल ने इसको कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई। आप देखोगे यहाँ से कई सारी ब्रांचेस ऐसे कह रहे हैं घेर लिया है, ट्यूब्यूल बना करके इस पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ से ये घेराव कर लिया है, ब्लड वेसल का एक नेटवर्क बना लिया है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो आप इसको समझ ले, यार ब्लड वेसल का एक नेटवर्क है जो नेफ्रॉन के चारों तरफ घेरा बना लेता है। ये ब्लड वेसल का नेटवर्क जो है पूरा का पूरा नेटवर्क है, और ये फाइनली ब्लड जो एग्जिट हो रहा है ये जाएगा रीनल वेन में। कहां जाएगा? ये रीनल वेन में जाएगा। ये ब्लड जो आया था वो रीनल आर्टरी से आया था। किससे आया था? ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है, रीनल आर्टरी से आया था ये ब्लड, आने वाला ब्लड आर्टरी का ब्लड था, और अब जब जाएगा एग्जिट होगा तो ये रीनल वेन में जाएगा। लेकिन बीच में नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क सा बनाया है, इसी नेटवर्क को कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क कहते हैं। और उसी नेटवर्क का एक और पार्ट है वासा रेक्टा। ये देखोगे आप, थोड़ा ध्यान दोगे वासा रेक्टा, अभी मैं अलग से इसे समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, अगले वाले जब पार्ट को पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे वहां इस वासा रेक्टा को पढ़ूंगा। वासा रेक्टा मतलब आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन से ब्लड वेसल्स के पार्ट है, ब्लड वेसल्स के पार्ट है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन के आसपास पाई जाती है। नेफ्रॉन के आसपास कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती है? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एफरेंट आर्टरियोल, जो रीनल आर्टरी से आई थी। कौन सी आई थी? एफरेंट आर्टेरियोल के बारे में बताया मैंने कि ये एफरेंट आर्टेरियोल होती है। दूसरा बताया था मैंने ग्लोमेरुलस होती है, ग्लोमेरुलस होता है, ये भी ब्लड वेसल है। इसके अलावा इफरेंट आर्टेरियोल भी होता है, इफरेंट आर्टेरियोल भी होता है नेफ्रॉन के चारों तरफ। एक होता है जिसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर, नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरी मतलब अराउंड, ट्यूबुलर का मतलब नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, तो पेरीट्यूबुलर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरी का एक नेटवर्क है, पूरा जाल बिछा हुआ है, आपने अगर डायग्राम में देखा होगा जाल जैसा फैला हुआ है। और लास्ट में एक एडिशनल ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है जिसको आप पढ़ोगे, ये स्पेशल होती है, इसे कहते हैं वासा रेक्टा। ये केवल कुछ नेफ्रॉन्स में वेल डेवलप्ड होती है, केवल कुछ नेफ्रॉन्स में पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। याद रखेंगे ये वासा रेक्टा नेफ्रॉन्स के टाइप में पाई जाती है, जिसे कहते हैं ओनली इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और अब आपको समझना है दो तरह के नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब दो तरह के नेफ्रॉन्स को आपको समझना है। ये तो हो गया ब्लड वेसल। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए नेफ्रॉन के आसपास कौन कौन सी ब्लड वेसल है, ये सारी ब्लड वेसल नेफ्रॉन के आसपास पाई जाती है। अब क्वेश्चन कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही पाई जाती है, तो वो होती है वासा रेक्टा। बाकी ये चारों सब में पाई जाती है, दोनों टाइप के नेफ्रॉन में पाई जाती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। ये तो एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, किसी नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है। ये नेफ्रॉन में आप देखो, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल पाई जाती है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम कलेक्टिंग करते हैं, कई सारी कलेक्टिंग करके मिल जाती है, तो डक्टा बेली कहते हैं। ये हमने यहां से देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेफ्रॉन के दो टाइप्स के बारे में। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में आप देखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। कैसे होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारे किडनीज में दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, और इनको इनके फंक्शन के बेसिस पे और इनके लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इनमें से दो टाइप के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर आप देखो तो ये जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जो दो टाइप के, इनमें से एक होता है, पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले समझे कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये होता है लगभग 80
से 85%, 80 to 85% जो अमाउंट होती है हमारी किडनी के अंदर वो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। और इसका मेजर पोर्शन जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होता है, वो होता है कहां पे? कॉर्टिकल रीजन में। इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, मेजॉरिटी पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन कॉर्टेक्स। जो किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इन कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स जोन में पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए याद रखेंगे, हमारी बॉडी में नॉर्मली यूरिन यही बनाता है 80 से 85, 80 to 85%। कह रहे हेल्प इन नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन, नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशन। यूरिन फॉर्मेशन मेनली यही करता है, अगर देखा जाए तो हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन अंडर नॉर्मल सिचुएशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब शरीर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तो उस समय जिस नेफ्रॉन का मेन रोल होता है वो होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का होता है। लेकिन इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, वासा रेक्टा, एक ब्लड वेसल होती है। वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट होती है, हाईली रिड्यूस्ड होती है या फिर एब्सेंट होती है। और इनमें लूप ऑफ हेनले, जो हेनलेज लूप होती है, बहुत शॉर्ट होती है। हेनलेज लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी हेनलेज लूप पाई जाती है इस नेफ्रॉन में। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है, क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कैरेक्टर है, क्या जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का कैरेक्टर है, क्या डिफरेंस है कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। देखिए सबसे पहले अमाउंट का डिफरेंस है, नंबर का, और फंक्शनिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और जब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होंगे तो फंक्शनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो पहले नंबर का डिफरेंस, ये अमाउंट में ज्यादा, ये अमाउंट में कम। दूसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस, कह रहे हैं इसकी लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी है और वासा रेक्टा या तो रिड्यूस है या तो एब्सेंट है। तो कह रहे हैं लोकेशन का डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ऑब्वियसली फंक्शन का डिफरेंस भी होगा। कैसे होगा देखेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का परसेंटेज देखेंगे तो ये बचेगा 15 to 20% पार्ट केवल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का होता है। और इसका मेजर, इसके पार्ट्स तो कॉर्टेक्स में ही होते हैं, लेकिन पार्ट्स तो कॉर्टेक्स में होते हैं, लेकिन ये मेनली जंक्शन पे पाया जाता है। जंक्शन पॉइंट जो कॉर्टेक्स और मेडुला का होता है, तो एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये मेनली लोकेटेड होते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे। और ये तब काम करते हैं जब इमरजेंसी की जरूरत होती है। वर्क मेनली ड्यूरिंग, नॉर्मल तो वर्क करते ही हैं, नॉर्मल में भी वर्क करते हैं, लेकिन इनका मेन वर्क कब है? वर्क मेनली, द वर्क इज मेनली रिलेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब बॉडी में इमरजेंसी हो। और बॉडी की इमरजेंसी क्या हो सकती है? किडनी से रिलेटेड क्या इमरजेंसी हो सकती है? जब बॉडी का सॉल्ट वॉल्यूम, जब वाटर का वॉल्यूम, जब ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो कह रहे सॉल्ट वाटर बैलेंस जब गड़बड़ाता है, तब उस गड़बड़ाने वाले टाइम पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पूरा जी जान से लग करके हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को वापस रीगेन करने में। इसलिए ये इमरजेंसी से रिलेटेड, मेनली ड्यूरिंग इमरजेंसी रिलेटेड, नॉर्मल में भी काम करता है, लेकिन इसका मेन रोल कब ये पिक्चर में आता है? जब इमरजेंसी होती है, जब बॉडी का वाटर का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड का प्रेशर है, जब उसमें कोई चेंज आता है, तब ये अपने एक्शन में आते हैं। दे कम इनटू एक्शन और मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के सॉल्ट वाटर बैलेंस को। और इसके लिए नेचर ने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, बहुत सारी इक्विपमेंट दे रखे हैं, जैसे इनकी वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित है, वेल डेवलप्ड होती है। तो वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड एक। और दूसरा, इनकी लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। याद रखेंगे लूप ऑफ हेनले जितनी लंबी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन उतना ही ज्यादा होगा। हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो याद रखेंगे जिन जानवरों में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस की जाती है, जिन एनिमल्स में यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उनकी लूप ऑफ हेनले उनके नेफ्रॉन्स में बहुत लंबी होती है। ह्यूमंस के केस में केवल 15 से 20% नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, लेकिन ह्यूमन में भी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हाई होती है, बहुत हाई नहीं होती। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ एनिमल्स जिनमें यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, क्यों होती है बताओ? उनका लूप ऑफ हेनले बहुत जो है लॉन्ग होता है। ह्यूमन के केस में भी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, लेकिन 15 से 20% नेफ्रॉन की होती है। इसलिए हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर होती है, जो कि नॉर्मली हाई होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, डेजर्ट एनिमल्स की बात अगर करोगे, वहां पे उनकी यूरिन की कंसंट्रेशन 2000 से 3000 4000 मिलीऑस्मोल पर लीटर भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों होता है बताओ? उनके नेफ्रॉन की वजह से। नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर होता है बहुत लॉन्ग होता है। तो ह्यूमन में कौन से नेफ्रॉन है जिनकी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है? आप लिखेंगे लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इज वेरी लॉन्ग। और लॉन्ग रन्स डीप इनटू मेडुला, रन्स डीप इनटू मेडुला। मैं आपको चित्र से भी समझाऊंगा, डीप इनटू मेडुला। तो ये नेफ्रॉन नंबर में भले ही कम है, लेकिन काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी की सिचुएशन में। और जैसे कि मैंने बताया कि जितनी ज्यादा लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगी, याद रखेंगे लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, जितनी लॉन्ग होगी, रिस्पांसिबल फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसे इंश्योर करता है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में छाप ले, भेजा में घुसा ले, दिमाग में बैठा ले बच्चों। अगर आप ये नेफ्रॉन तो आपने लिख दिया भाई, कैसे अरेंज होते हैं बॉडी में, इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए, कुछ लाइट डालिए, उस पर थोड़ा लाइट डालिए, कैसे अरेंज होते हैं जरा देखें। आप सभी देवी और सज्जनों से अनुरोध है कि जरा अपने नेफ्रॉन को अपनी किडनी में देखें। अगर आप अपनी किडनी को समझ सकते हैं, अगर अपनी किडनी बहन जी को समझ सकते हैं, ये रही आपकी किडनी बहन जी, मिसेज किडनी है ये। और इस मिसेज किडनी में जैसा कि हम जानते हैं आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो मान लो कि ये मेडुला है, कौन है? ये है मेडुला, और ये है कॉर्टेक्स। कौन है ये है कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स है। अब कह रहे हैं यहाँ नेफ्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, जरा इसको थोड़ा जूमा देंगे, जूम कर देंगे तो पता चलेगा। आप देखें, आप जरा इसको जूम करने वाले हैं, बस जूम करने ही वाले हैं। आप देखें मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, मैंने एक लाइन सी ड्रॉ कर दी है, ये बताने के लिए कि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरीके से अरेंज है। पहले ये देखें, ये लिख दिया मैंने, ये आउटर जोन है जिसका नाम है कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स है, और इनर है मेडुला। क्या नाम है? इनर का नाम है मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये रहा कॉर्टेक्स और ये रही मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला की लोकेशन आपको समझ आ गई। अब देखें इसी कॉर्टेक्स और मेडुला में नेफ्रॉन का जरा खेला देखें, नेफ्रॉन का खेला देखें। कह रहे हैं ये है कॉर्टेक्स का कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स में लोकेटेड है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ये बमन बन गए, बमन ईरानी,
बमन ने ईरानी बना ली, बन गए बमन ईरानी। और अब बना PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अब बनेगा छोटू सा लूप ऑफ हेनले। मैंने कहा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले होती है छोटी। कैसी होती है? हेनलेज लूप होती है शॉर्ट। तो ये देखें, ये शॉर्ट हेनलेज लूप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जे रही। क्या रही? जे रही। ये आपके सामने हेनलेज लूप, ये हेनलेज लूप बना दी मैंने छोटी सी। अब कह रहे हैं हेनलेज लूप असेंडिंग लिंब में आएगी और यहां से ये जाएगी ऊपर और बनाएगी DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कनेक्ट हो जाएगी स्ट्रेट ट्यूब्यूल से। किससे कनेक्ट हो जाएगी? स्ट्रेट ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो, ये इसने कनेक्शन बना लिया स्ट्रेट ट्यूब्यूल से। कौन सा ट्यूब्यूल? स्ट्रेट ट्यूब्यूल है ये जो है, ये है स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल मान लो इससे कनेक्ट हो गई। अब इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल में कई सारे नेफ्रॉन की पाइप आकर के जुड़ी हुई है। ये देखो, यहां से ये आकर के कई सारी पाइप इधर से ऐसे, इधर से या इधर से ऐसे कई सारे नेफ्रॉन की पाइप आकर के इसमें जुड़ी हुई है। ये देखो, कह रहे यहाँ इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल में कई सारे नेफ्रॉन की पाइप आकर जुड़ी हुई है। ये हो गया एक नेफ्रॉन। जिसमें आप देख सकते हो इसका खाली छोटा सा हिस्सा लूप ऑफ हेनले मेडुला में दिख रहा है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा मेजर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में ही है। अब कह रहे हैं दूसरे नेफ्रॉन के बारे में जरा बात की जाए। कह रहे नेफ्रॉन पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, नेफ्रॉन पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, कह रहे ये कॉर्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन है, कॉर्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन है वहां पे भी एक नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये देखें, ये है एक और नेफ्रॉन, ये है एक और नेफ्रॉन। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी PCT है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अब शुरुआत होती है यहाँ लूप ऑफ हेनले की। और जरा ध्यान देंगे सभी लोग, जरा लूप ऑफ हेनले को जरा देखें। कह रहे रन वेरी डीप इनटू मेडुला। कह रहे मेडुला में डीप रन करती हुई ये आती है और एक लॉन्ग लूप बनाती है, लॉन्ग लूप यहाँ पे बनाती है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले जा रही है, ये जो लूप ऑफ हेनले जो आप देख रहे हैं, जरा इसको देखें। ये पाइप जो जाती हुई दिखाई दे रही है, ये DCT है, ये DCT है और आकर के ये भी स्ट्रेट ट्यूब्यूल से जुड़ गई है। यहाँ स्ट्रेट ट्यूब्यूल से ये कई सारे पाइप आकर के जुड़े हुए हैं अलग अलग नेफ्रॉन्स के, उसी में से एक नेफ्रॉन इधर भी आकर के जुड़ गया। तो अब कह रहे हैं ये एक ऐसा नेफ्रॉन है जिसकी लूप ऑफ हेनले को आप देखें और समझें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इट रन्स डीप इनटू मेडुला, वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। क्या है? वेरी लॉन्ग हेनलेज लूप। इसकी हेनले की जो लूप है ये बहुत लंबी है। हेनलेज लूप इज वेरी लॉन्ग। रन्स डीप इनटू मेडुला, यहां भी समझ सकते हैं ये डायग्राम में, रन्स डीप इनटू मेडुला, डीप इनटू मेडुला। मेडुला में ये बहुत गहराई तक जाती है और इसीलिए हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मदद करती है। तो ये तो हो गया इसकी कहानी। प्लस देखिए मैंने कहा कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे इसके मोस्ट पार्ट्स है। ये देखो मेनली कॉर्टिकल रीजन में ये कौन कौन से पार्ट है आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कौन कौन से पार्ट है। अगर मैं कहूं ये जो आ रही है ये है रीनल, ये जो आ रही है ये है रीनल आर्टरी की एफरेंट आर्टरियोल, ये है ईफरेंट आर्टरियोल। कौन है? एफरेंट और ईफरेंट आर्टरियोल आ रही है। तो यहाँ ये जो थी वो एफरेंट मोटी थी और ईफरेंट जो होती है ये मोटी नहीं है। ईफरेंट जो है वो दुबली सी पतली सी, ये दुबली पतली सी जो दिखाई दे रही है ये रही ईफरेंट, दुबली पतली सी है। और प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ कैपिलरी का एक बंडल है जो टफ्ट है यहाँ पे, ये है ग्लोमेरुलस। ये तो ग्लोमेरुलस की कहानी हो गई। क्या हो गई? ग्लोमेरुलस की कहानी हो गई, जहां पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल का गुच्छा मिल जाएगा। अब देखें, अब कह रहे हैं यहां से अब ये ब्लड वेसल बाहर निकली और बाहर निकल करके ये ब्लड वेसल जो बाहर निकल रही है, ये ब्लड वेसल जो बाहर निकल रही है, यहां से जो बाहर निकल रही है, ये अब बनाएगी पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। क्या बनाएगी? ये बनाएगी पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। क्या बनाएगी? ये बनाएगी पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। आप देखें और समझें, ये नेटवर्क मैंने अभी बताया था आपको, ये समझेंगे और जानेंगे। ये नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपटी हुई ब्लड वेसल की, ये ब्लड वेसल की शाखाएं जो यहां से होकर के अब बाहर ले जाएंगी ब्लड को रीनल वेन में। कहां ले जाएंगी? रीनल वेन इसका इंतजार कर रही है, वर्षों से इसका इंतजार किया इस रीनल वेन ने। तो ये रीनल वेन की तरफ ले जाएगा, पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। अब देखें, मैंने कहा था वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है, लेकिन वही चीज अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप वही चीज यहां देखेंगे कि यहां भी एफरेंट आर्टरियोल आता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में भी, और यहां से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, यहां से जो ब्लड वेसल निकलती है, पहले तो हम ये समझ लें कि यहां पे भी ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, यहां टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस है। लेकिन अब बात हो रही है किसकी? अब बात हो रही है यहां से निकलने के बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बनाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। ये भी बनाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। क्या बनाती हैं? ये भी बनाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। ये बनाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाती है, पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क बनाती हैं। ये आप देख सकते हो नेटवर्क बनाती हैं। लेकिन उसी में से एक ऐसी ब्रांच होती है जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन करती हुई दिखाई दे रही होगी। आपको लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन करती हुई एक ब्रांच दिखाई दे रही होगी। जिस ब्रांच को आप देखें और समझें तो पता चलेगा कि ये जो ब्रांच है जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन कर रही है, ये एक यू शेप लूप बनाती है। क्या बनाती है? ये इस लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल रन करती हुई जा रही है। और इस पैरेलल रन करती हुई वेसल में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही क्लियर है बिल्कुल। इसका नाम होता है, इसे कहते हैं हम वासा रेक्टा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वासा रेक्टा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की वेल डेवलप्ड होती है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा जो होती है ये वो ब्लड वेसल है, ये वो ब्लड वेसल है, इट इज द ब्लड वेसल विच रन। कैसी होती है? यू शेप्ड होती है। कैसी होती है? यू शेप्ड होती है। जो हेयर पिन होता है लूप ऑफ हेनले का उसके बिल्कुल पैरेलल रन करती हुई, रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं?
लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल ये रही लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले और उसके बिल्कुल पैरेलल आप देखो ये पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन बेंड है ये, कह रहे उसके बिल्कुल पैरेलल में रन करती हुई, ये बिल्कुल पैरेलल में रन करती हुई एक ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल है यू शेप की है, पैरेलली लूप ऑफ हेनले के रन कर रही है, पैरेलल रन कर रही है लूप ऑफ हेनले के, इसी का नाम होता है वासा रेक्टा, इसी को कहते हैं वासा रेक्टा, जो यहाँ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में वेल डेवलप्ड है। आप देखो ये जो नेफ्रॉन्स हो गए इनका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है, लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होती है, रन से डीप इनटू मेडुला होती है, लेकिन यहां देखें लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, क्या कहते हैं लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी लूप ऑफ हेनले पाई जाती है, और वासा रेक्टा रिड्यूस्ड है, वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। तो ऐसे नेफ्रॉन जहां वासा रेक्टा रिड्यूस एब्सेंट हो, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स के चारों तरफ जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी पाई जाती है, आप देखो यहां भी है, यहां दोनों में पाई जाती है, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर, अराउंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या कहते हैं इनको? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो नेफ्रॉन के अराउंड है। तो ये कुछ अरेंजमेंट है दोनों नेफ्रॉन्स की, और ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट, किसी भी नेफ्रॉन में आप देखो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी। अब देखो ध्यान से सभी लोग, कह रहे हैं ये है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, ये कॉर्टेक्स में ही होगा चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो। अब देखो ये है बोमन्स कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ये दोनों के दोनों नेफ्रॉन में ये कैप्सूल कहां होता है? कॉर्टेक्स में ही होता है। यहां पे अगर पीसीटी को देखोगे, पीसीटी दोनों नेफ्रॉन का वही है, पीसीटी जो है दोनों नेफ्रॉन की वही पाई जाती है कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो, देखो चाहे वो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले हो चाहे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हो, लूप ऑफ हेनले मेडुला में ही पाई जाती है, लूप ऑफ हेनले दोनों की मेडुला में ही पाई जाती है। डीसीटी की मैं बात करूं तो डीसीटी वापस फिर से कॉर्टेक्स में पाई जाती है, डीसीटी वापस फिर से कॉर्टेक्स में पाई जाती है। और उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो देखो कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंडेड है, कलेक्टिंग डक्ट यहां से शुरू होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स से मेडुला तक फैली हुई है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल जो होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, ये कॉर्टेक्स में ही होता है, ओनली इन कॉर्टेक्स। और अगर बात करूं लूप ऑफ हेनले की, तो ये मेडुला में पाया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट यहां भी होती है, कलेक्टिंग डक्ट यहां, मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो होती है कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंडेड होती है। पार्ट वाइज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट किस जोन में पाया जाता है, कौन कॉर्टेक्स में होता है, कौन मेडुला में होता है। तो जैसे कि आप जानते हो आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा पार्ट कहां पाया जाता है। बहुत ही आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जरा इस कहानी को आज यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ व्यू इन्फॉर्मेशन समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म अब शुरू करने का मतलब कि अब शुरू नहीं कर सकते, अभी शुरू करने का मतलब अब हमें पूरा डीप में गोते लगाने, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर को हजम कर लो। हाजमोला की कैंडी खा लो, हाजमोला खा के स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स को, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स को हजम कर लो। ये दो तरह के नेफ्रॉन को डायग्राम से भी समझा दिया, इतना डिटेल और डीप में आपको शायद ही कहीं बताया जाए, इतनी डिटेल में और डेप्थ में और कम टाइम में। देखो आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज स्किप नहीं की जा रही है, हर चीज को। इवन मैं आपको बता दूं कुछ चैप्टर्स में या यूं कह लो कुछ बैचेस से ज्यादा ही पढ़ रहे हो आप, कुछ बैचेस से ज्यादा ही पढ़ रहे हो और बेस्ट पढ़ रहे हो, आपको किसी एक्स्ट्रा किसी भी आउटसाइड किसी भी कंटेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा आपने सीरीज फॉलो कर लेना। मैं बता रहा हूं जूलॉजी में तो भाई साहब एक चीज भी मिस नहीं करेंगे हम, कुछ मिस नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। लिमिटेड टाइम में बेस्ट कंटेंट देने की गारंटी मेरी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की नहीं, ये सुजीत सर की गारंटी है, सुजीत सर की गारंटी है। और मेरे भाइयों और बहनों, ये सुजीत की गारंटी है कि किसी भी चैप्टर में एक भी टॉपिक मिस नहीं करेगा, ये एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन लिमिटेड टाइम में, टाइम कम में बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। मैं बेस्ट हूं ये नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट वाइज आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, कुछ भी मिस ना हो। बस आपको ये वादा करना है, आपको ये प्रॉमिस करनी है, आपको ये कमिटमेंट करनी है कि मैं खुद नीट 2024 को क्रैक करने जा रहा हूं, और इसको क्रैक करने के लिए मैं अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा, क्योंकि सर है मेरे साथ, सर है मेरे साथ। तो क्यों घबराने वाली बात, क्या है घबराने की बात, डरने की है नहीं बात, जब है सर का साथ, जब है पीडब्ल्यू का साथ। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आज के टॉपिक को समराइज करते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन करके, जल्दी से हम क्वेश्चन करके आज को कंप्लीट करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है, बिल्कुल लॉन्ग नहीं होती, पीसीटी से कुछ लेना ही देना नहीं, तो हम आंसर लिख लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, बेहतरीन, बहुत ही इजी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है, डायग्राम से भी बता दिया, लिख के भी बता दिया। ब्रश बॉर्डर्ड सेल मैंने बताया, सेल ऐसी जिसके ऊपर फिंगर जैसे संरचना, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई, माइक्रोस्कोपिक विलाई कहते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है। ये माइक्रोविलाई जो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती है, पीसीटी वो ऐसा पार्ट है जहां पे ये प्रेजेंट होती है, तो आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है पोडोसाइट कहां पाई जाती है, मैंने बताया था बोमन कैप्सूल के बारे में। अगर आप देखोगे इस बोमन कैप्सूल में जाकर के, तो यहां पे आपको सेल्स मिलेंगी जिसमें फीड जैसे प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें फीड जैसे प्रोसेसेस होते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा करके फिल्ट्रेशन को ज्यादा करती हैं। ये माइक्रोविलाई नहीं है, फीड जैसे प्रोसेस, इलोंगेटेड प्रोसेस होते हैं, जो पाई जाती है बोमन कैप्सूल की इनर लाइनिंग में। क्या पाई जाती है? एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन कैप्सूल जो होती है वो पोडोसाइट्स में पाई जाती है, तो आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। इनर टू हाइलम, ये देखें, ये है किडनी। हमने बताया था कि आउटर पोर्शन में जो कॉन्वेक्स पोर्शन होता है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स पोर्शन, ये होता है कॉर्टेक्स, और ये होता है हाइलम, जो कनकेविटी है इसे हाइलस या हाइलम कहते हैं। तो ब्रॉड फनल शेप्ड का स्पेस होता है जहां से, ये देखें, ये आप देखें एक नैरो ट्यूब है जिसे कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर जब अंदर जाती है तो एक वाइड फनल सी बनाती है, ब्रॉड फनल बनाती है, इसी को कहते हैं रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। तो यहाँ रीनल पेल्विस होती है जो ब्रॉड फनल होती है, तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, ये होगा बेस्ट।
मैच द कॉलम देखिए, मैच द कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं सबसे पहला पीसीटी है। पीसीटी में हमने पढ़ा था ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल होती है, क्यूबॉइडल सेल होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है एक्सटेंडेड होती है, कॉर्टेक्स से मेडुला में बताया था, कॉर्टेक्स से मेडुला में एक्सटेंडेड जो होती है उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यूरिनरी ब्लैडर में जो वॉल में स्मूथ मसल होती है, डेट्रूसर मसल जो कि वॉल ऑफ ब्लैडर में पाई जाती है। और बमन कैप्सूल सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया होती है। मतलब ए का 2 बनेगा, ए का 2 बनेगा, ए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बी का 3 बनेगा, बी का 3 बनेगा, यहां बी का 1 रॉन्ग होगा। ब्लैडर में डेट्रूसर मसल होती है, 4 बनेगा, और बमन कैप्सूल का 1 बनेगा। तो आप देख सकते हैं आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन बन गया। इसी के साथ होता है आज का खेला समाप्तम समाप्त। और समाप्त होने के बाद आज आपको मिलेगा गृह कार्य, होमवर्क, क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी। क्लास की नोट्स एंड एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट क्लास में फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स, जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, उसके बारे में बात होगी। तो हो जाए बिल्कुल तैयार। नेफ्रॉन्स के फंक्शंस तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन बनती है, कौन से पार्ट में नेफ्रॉन के क्या अब्जॉर्ब होता है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हमने डिटेल में पढ़ लिया। फंक्शन शुरू होने वाला है, उसके लिए हो जाए तैयार। डीपीपी आपको दे रखी है, आप डीपीपी सॉल्व कर लें। डीपीपी सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मॉड्यूल आपके पास हैं, मॉड्यूल्स खरीद लें बच्चों, क्योंकि यही आपके सब काम आएगी प्रैक्टिस के लिए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बताने की, तो मैं आपको बता देता हूं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 2 के सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्लस एक्सरसाइज 1 के अगर सवाल आप लगा रहे हो तो एक्सरसाइज 1 से जहां तक लगा लिया उसमें 10 क्वेश्चन और ऐड कर देना। 10 क्वेश्चन ऐड कर देना, जितने भी आपने लगा लिए। अगर आपने एक भी नहीं लगाए हैं तो 1 to 10 करें। अगर आपने लगाने शुरू कर दिए हैं तो लास्ट में जहां तक लगाया था, अगर 20 तक लगा लिया तो 21 to 30 लगाएं। आपको एक्सरसाइज 2 की नंबरिंग आपको दे दी है, 1 to 15 आज से शुरू कर दें। और पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, जब चैप्टर फिनिश होगा तो पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा खुद। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की लिस्ट आपको हर चैप्टर में, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में दी है, सर्कुलेशन में दी है, चैप्टर के एंड में आपको पीवाईक्यूज हर चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, खुद करेंगे, आप खुद से करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा, टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा। आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दो तरह के नेफ्रॉन, कॉर्टिकल और जस्टामेडुलरी। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए भी रोल प्ले करते हैं। बट मेन जो नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मैंने कहा 80 to 85% फंक्शन जो होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन करता है। स्ट्रक्चरल पार्ट आपको यहां पे बता दिया। फंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल लगा के पढ़ें। अगली क्लास में मुलाकात होगी। एकदम दिल लगा के पढ़ाई करो बच्चों, आपके साथ खड़े हैं, आपके टीचर आपके साथ लगे हुए हैं, एंड तक चलेंगे, बिल्कुल मन से पढ़ेंगे। आप चिंता मत करो कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, हमारी गारंटी है। मैंने पहले भी कहा ये पीडब्ल्यू की गारंटी है, आपके सर की गारंटी है। पढ़ते रहें, दिल लगा के, मुस्कुरा के। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।